नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश के महासंग्राम से पहले बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज हो गया है। दोनों दल बैठकें कर अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में लगे हैं। इन बैठकों में उम्मीदवारों के चयन और दिग्गज नेताओं को क्या जिम्मेदारी देना है, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हालांकि तैयारियों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? क्या कांग्रेस अपनी तैयारियों के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? सवाल तो यह भी कि चुनाव में किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो 2023 के चुनाव की तूफानी तैयारी। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों की बारी। जीत की रणनीति बना रहे दोनों दल। चुनाव में जनता करेगी किसका मंगल। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस में तैयारियां तेज हो चली हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। अब अटकलें हैं कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में उसकी दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। दूसरी लिस्ट को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। 39 सीटों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद को 5-5 सीटों का जिम्मा सौंपा है, जहां इन नेताओं के दौरे होते दिखेंगे। यानी उम्मीदवारों के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता भी एक-एक सीट को जीतने के लिए पसीना बहाते दिखेंगे। देखिए, अभी चुनावी समर चल रहा है, तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल की एक चुनावी रणनीति होती है और उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की भी बैठकें चल रही हैं। चूँकि कल से हमारी जन आशीर्वाद यात्रा भी शुरू होने वाली, तो उसको लेकर भी किस तरीके से यात्रा का स्वरूप रहेगा, उसको लेकर भी बैठकें चल रही हैं। और आने वाले समय में चूँकि चुनाव हमारे सामने है, तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी वरिष्ठ लोगों की कुछ बैठकें चल रही हैं। तो जो भी बैठकों का एजेंडा है और जो भी तय होगा, वो आपके सामने होगा। बीजेपी ने जी जान लगाती है। बात करें कांग्रेस की, तो उसके पहले उम्मीदवारों की सूची का सभी को इंतजार है। कहा जा रहा है कि जिन 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी थी, अब वो रिपोर्ट आला कमान के सामने रखी जाएगी, ताकि टिकट देने में कांग्रेस को आसानी हो सके। इतना ही नहीं, कांग्रेस में जल्द मैराथन बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। इन बैठकों में भी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस भी बीजेपी से टक्कर लेने के लिए पूरी रणनीति बनाने में जुटी है। देखिए, कांग्रेस में एक परंपरा है। निचले स्तर पर मैं कहूं कि मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रभारी, सारे पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट्स तैयार होती है और जितने सर्वे होते हैं वो सारे सर्वे तैयार होते हैं। फिर आती है प्रदेश को, प्रदेश नेतृत्व वो सारी रिपोर्ट्स केंद्रीय नेतृत्व को सौंपता है। रहा सवाल डिसीजन का, तो डिसीजन मैं समझता हूँ 15 तारीख के बाद कुछ ना कुछ डिसीजन तो आने वाला ही है और तैयारी पूरी चल रही है। जो डिसीजन होगा सब आपके सामने आ जाएगा। जाहिर है कि चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, जिसके बाद कभी भी चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी तैयारियों की रफ्तार बढ़ना तय है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों में किसकी तैयारी इस बार उसे जनता के दिलों तक पहुंचाएगी, इस पर सभी की नजर है। साथ ही ये भी तय है कि जो जितना पसीना बहाएगा, सत्ता का स्वाद भी उसे ही चखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और रंजन श्रीवास्तव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अब तक लग रहा था कि कांग्रेस ने तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी और इस बार तो बाजी मार ही ले जाएगी, कम से कम उम्मीदवार चयन में, घोषित करने में और चुनावी रणनीति में। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता चला। कैसे देख रहे हैं आप इन तैयारियों के साथ? क्या वो बीजेपी को मात दे पाएगी? नहीं, मैं तो खोज रहा हूँ कांग्रेस का प्रचार कहाँ पे हो रहा है और मैं सरप्राइज्ड भी हूँ। जी रंजन जी बोलिए। रंजन जी,
लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है, उनसे संपर्क टूट गया है। खिलावन जी, वही सवाल आपसे, क्या इन कम तैयारियों के साथ या पिछड़ती दिख रही कांग्रेस, आपको लगता है बीजेपी को मात दे पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि बीजेपी की जो जोरदार तैयारियां चल रही है, उसके सामने कांग्रेस की तैयारियां थोड़ी फीकी लग रही है। और ऐसे में मात देगी कि नहीं देगी, ये बड़ा एक प्रश्न है। लेकिन हाँ, अभी चुनाव में कुछ समय बाकी है, और जिस तरह से भाजपा ने अपने प्रत्याशी पहले घोषित किए हैं, 39 प्रत्याशी, और उसके बाद दूसरी सूची भी जारी करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। लगभग आज बैठक भी हो रही है उसकी। उससे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे भाजपा जो है अपनी हारी हुई सीटों, पिछले चुनाव में हारी हुई सारी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। कांग्रेस भी पीछे पीछे चल रही है। कांग्रेस ने भी 2-4 दिन में बैठक होने वाली है, जिसमें लगभग 65-66 लंबे समय से हारती हुई सीटों। खिलावन जी, इस पर अपन पिछले 6 महीने से बात कर रहे हैं कि इस बार 6 महीने पहले कांग्रेस सूची जारी कर देगी 66 सीटों पर। दिग्विजय सिंह दौरे कर रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे तक लगातार कल चर्चा भी की, लेकिन आती नहीं दिखती है सूची। देखिए, निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं आप कि कांग्रेस ने पहले घोषणा की थी कि चुनाव के 6 महीने पहले हम प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से घोषित नहीं कर पाए। उनका कारण हो सकता है कोई, लेकिन हाँ, जब भाजपा ने बाजी मार ली अपने पहले प्रत्याशी घोषित करने में, 39 प्रत्याशी घोषित करके, तो कांग्रेस को भी तुरंत अपने किए गए फैसले पर कायम रहना था और प्रत्याशियों की घोषणा कर देनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से प्रदेश प्रभारी भी बदले और नए प्रदेश प्रभारी आएंगे, बैठक लेंगे, उसके बाद ही सीटों की घोषणा जो है हारी हुई सीटों पर जो 55, 56, 65, 66 बताई जा रही है, उस पर घोषणा कर देंगे। ऐसा कहीं कहीं तो यह भी छन के सामने आ रही कि 3-3 लोगों का पैनल बना लिया गया है और उसमें से प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए तो कांग्रेस भी दिख रही। लेकिन खिलावन जी, सिर्फ प्रत्याशियों के चयन की बात नहीं है ना, पूरी तैयारी की बात कर रहे हैं हम। कहाँ लग रहा है आपको कि कांग्रेस हाथ दम देते दिख रही है, तैयारियों में आगे है, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, उसके नेता दौरे पर निकल गए हैं, वो सब कहीं दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है तैयारियों में पिछड़ी हुई है। भाजपा जिस तरह से जोरदार तैयारियां कर रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, दौरे चल रहे हैं, अभी जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाला जाना है, तो इस तरह से लगातार तैयारियां उनकी चल रही है। जो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, उनमें जो जिम्मेदारियां तय की जा रही है कि आप जाके यहाँ प्रचार करेंगे, आपकी जिम्मेदारी इनको जिताना, इस तरह की बातें हो रही है। तो कुल मिला के भाजपा बहुत आगे है चुनावी तैयारियों में, और जिस तरह से युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियां भाजपा कर रही है, उससे मुझे लगता है कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। और कांग्रेस को भी यदि बराबरी का टक्कर देना है आने वाले चुनाव में, तो अपनी तैयारियों को भी बहुत तेजी से चलाना चाहिए। जी ठीक। तो रंजन जी, फार्मूले पर ज़्यादा यकीन करती है कांग्रेस, कर्नाटक फार्मूला, दमोह फार्मूला, हो सकता है वो उस कहानी पर अमल कर रही हो जो आपने और मैंने बचपन में पढ़ी है, अब सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं, कछुआ और खरगोश की। हो सकता है उसको लगता हो कि बीजेपी वाले थक कर बैठ जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, अगर कर्नाटक फार्मूला भी अगर माना जाए, या खैर कांग्रेस सर्वे पे भी यकीन करती है, फार्मूले पे यकीन करती है, स्लोगन पे यकीन करती है, लेकिन कर्नाटक को माना जाए, अभी कर्नाटक को शिव कुमार ने, सिद्धारामैया ने कितने खूबसूरती से चुनाव लड़ा कि सारे दांव फेल हो गए बीजेपी के। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने नारा लगाया उसमें मीटिंग में, इलेक्शन मीटिंग में, बजरंग बली की जय, बजरंग बली को बीजेपी लाई और चुनाव हार गई। तो जो हम मेहनत करते हैं, देखिए, संसाधन अपनी जगह पे है, कैंडिडेट सिलेक्शन अपनी जगह पे है, उसकी टाइमिंग अपनी जगह पे है, लेकिन जब जनता के बीच में आप रहेंगे तो जनता, इस पर कोई पैसा लगता नहीं है जनता के बीच में रहने पर। विजय जी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बने 2 हफ्ते हो चुके होंगे कांतिलाल भूरिया को। कहाँ कैंपेन दिख रहा है आपको बताइए? भूरिया कहाँ दिख रहे हैं? कौन से बयान आए?
तो अगर हमने दिमाग में मान लिया अपने कि हम हार गए, हम्म, तो कुछ भी चुनाव नहीं जिता सकती आपको। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, तो पिछले चुनाव देखा था 2018 में, और जो सीट कम रह गई थी उसका कारण है चुनाव आते आते पार्टी कांग्रेस दिख नहीं रही थी। 1 मई को 2018 को कमलनाथ ने चाल दिया, वोट सिंधिया साथ चले, काफी धूम धड़ाका हुआ, और जब चुनाव 2 महीने रह गए तो कंपेन दिख नहीं रहे थे आप। वो बस कहाँ चली गई जिस बस सारे नेता जाने वाले थे बस में पूरे स्टेट में, अभी तो बस भी नहीं दिख रही मुझे। मैनिफेस्टो कमेटी कहाँ आपकी है, कैंपेन कमेटी में और कौन रहेगा, कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी कौन सी है। तो इतने चीजों पर पिछड़ेंगे आप, फिर भाजपा को दोष मत दीजिए कि चुनाव बाजी मार गए। भाजपा का तरीका है, इलेक्शन मशीन है, वो पब्लिक बीच में है वो, और जानते हैं कैसे जीती बाजी हारी बाजी जीती जाती है, तरीका है। 3 तरह के वोटर हैं, एक कमिटेड वोटर है, एक कांग्रेस के वोटर दोनों तरफ हैं, एक बीच वाले हैं, फ्लोटिंग वोटर हैं। तो जो कमिटेड वोटर को भी साथ ले आए तभी तो आगे विजय होगी। तो बीजेपी इस बात पे कोशिश करती है ना केवल फ्लोटिंग वोटर्स, कमिटेड वोटर जो कांग्रेस के उनको भी साथ लाए, चाहे स्कीम के जरिए किसी जरिए। तो मुझे जो आपका बिल्कुल प्रोग्राम सही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका है, मौजूद है। और मैं आपकी बात का सवाल एक लाइन भेज देना, इतना कुछ कहने के बाद यही कहना चाहूंगा कि बहुत पीछे है और समय बिल्कुल नहीं है। एक एक दिन कीमती कांग्रेस के लिए, अगर अभी नहीं जीते तो हार निश्चित है। तो फिर क्या करे? ना नेता है उनके पास, ना संगठन है, ना रणनीति है। नहीं, सारे लोग हैं, एक से कद्दावर नेता है, बस साथ नहीं ले पा रहे वो। संगठन भी है। अब हिमाचल जीता आपने, कर्नाटक जीता आपने, इससे बड़ी विजय क्या होगी? कर्नाटक से बड़ी विजय क्या होगी? तो खिलावन जी, सिर्फ कर्नाटक देखने से, हिमाचल देखने भर से काम नहीं चलेगा। आपको वहाँ जो मेहनत हुई थी, वहाँ जिस तरह से एकजुटता दिखी थी कर्नाटक में दोनों नेताओं के बीच, वो यहाँ नज़र आ रही क्या आपको? या उसकी ज़रूरत है कांग्रेस को? समय है, अभी चेत जाना चाहिए। जिस तरह रंजन जी ने कहा कि जब 2018 में हमने देखा किस तरह से 2 महीने बचे थे और सिंधिया और कमलनाथ की जोड़ी ने पासा पलट दिया था। देखिए, कर्नाटक फार्मूला बोल बोल के कांग्रेस अपनी तैयारियों को गति दे रही है। कभी बजरंग बली के नाम पर बातें होती हैं, तो कभी कर्नाटक का फार्मूला जो 5 जो वचन दिए गए थे, 5 वायदे किए गए थे, उसको पूरा करने की बात होती है। तो देखिए, कर्नाटक फार्मूला पर ही पूरा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए लेकिन वो तो ऐसा लग रहा है पूरा हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने। जो 5 गारंटी वहां थी वो एक एक करके पंचर करे दे रहे हैं आचार संहिता लगने पहले। निश्चित रूप से यदि मध्य प्रदेश में, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार भी चुनावी तैयारियों में, सरकार भी पूरी मोड में है, चुनावी मोड में, और जो घोषणाएं की जा रही है लगातार, या जो वादे किए जा रहे हैं लगातार, वो सब चुनावी स्थितियों को देखते हुए किए जा रहे हैं। और कर्नाटक के जो 5 फार्मूले थे जिसको कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है, वो सब फार्मूले अब जो है अंडर एस्टिमेट होती जा रही है। तो कुल मिला के देखना यही होगा कि कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक का फार्मूला बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के अपनी चुनावी तैयारियों को गति देने से चूक न जाए। जिस तरह से अभी कांग्रेस का ध्यान पूरी तरह से भाजपा के ऐसे लोगों को जो किसी न किसी तरह से भाजपा से नाराज चल रहे हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनको कांग्रेस में लाने की धुन जो है उनको सवार है। और प्रतिदिन उनकी इस तरह की 1-2 दिन के गेप में तो इस तरह का कार्यक्रम होता है, और भाजपा में शामिल करवाने के, भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करवाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। जिस गति से, जिस तैयारी के साथ भाजपा आगे बढ़ रही हो, भाजपा का फार्मूला है, हारती हुई चुनाव को भी फार्मूला, अपने फार्मूले से भाजपा जीत जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी तैयारियों को बहुत जोर करना पड़ेगी, बहुत ताकत से चुनाव लड़नी पड़ेगी। कहीं का फार्मूले के आधार पर ही चुनाव लड़ना पर्याप्त नहीं होगा जी। बिल्कुल। तो दूसरे राज्यों का फार्मूला कई बार नहीं भी चलता है, कुछ हिस्से में चल भी जाता है। रंजन जी, कर्नाटक की बार बार बात होती है, तो वहाँ भी आयतित नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए थे कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी से आने वाले नेताओं, नाराज नेताओं पर दांव चल सकते हैं। आज ही खबर आई है कि गिरिजा शंकर शर्मा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कल खबर आई थी कि एक विधायक ने, शिवपुरी के ने इस्तीफा दे दिया।
तो क्या ये आपको लगता है इस पर दाव लगाते हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश में तो फायदेमंद होगा या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? नहीं, देखिए, इससे एक माहौल बनता है। कोई भी जब दूसरी पार्टी कद्दावर नेता आता है तो एक इंप्रेशन जाता है पब्लिक में कि पार्टी की हालत खराब है। जैसे दीपक जोशी ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया था, अब देखिए कैसा माहौल बना था, लेकिन वो मेंटेन नहीं रह पाया। ठीक है, तो किसी नेता के आने से, जैसे हम लोग टीवी के लैंग्वेज में टीआरपी बोलते हैं, पार्टी थोड़ी सी टीआरपी बढ़ जाती है, सेंसेक्स बढ़ जाता है इकोनॉमिक लैंग्वेज में। लेकिन जिस तरह से सेंसेक्स नीचे धराशायी होता है, हाँ भाई, वो भी तो चुनाव में इसका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, धराशायी हो जाता है। जी, तो एक माहौल बनता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो सबसे बड़ी बात होती है, हर पार्टी बोलती है कि विनेबिलिटी एक ही फैक्टर होता है, विनेबिलिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। पिछली बार जो बीजेपी ने गलती किया था 2018 में, कई लोगों को टिकट दिया जो विनेबिलिटी पे फिट नहीं बैठते थे। लेकिन भोपाल में ऐसे नेता थे, इनको टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि किसी खास कैंप से आते थे। बिल्कुल, और पब्लिक इंप्रेशन उनके खिलाफ था, पब्लिक में एक एंगर वो था। बाकायदा पार्टी जानती थी, संगठन जानता था, सरकार जानती थी, और गलती हुआ और उन्होंने खामियाजा भुगता अपने। तो एक ही फैक्टर होता है, चाहे दूसरी पार्टी से आए हो, अपनी पार्टी को हो, विनेबिलिटी एक ही फैक्टर होता है। और जो सर्वे में जो सही सर्वे आपका हो, सही कैंडिडेट आपका हो, फिर चाहे कोई कहीं से आया हो, उसको खड़ा करेंगे आप, कैंडिडेट अच्छा देंगे, तो जाहिर है कि आप दूसरे पर भारी पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली राइट सिलेक्शन और राइट कैंडिडेट का होना चाहिए, तभी आपकी विजय होगी। अगर आप दूसरी पार्टी से आए हैं, इस नाम पे टिकट दे दिया, तो हर बार सफलता मिलेगी, यह संभव नहीं है। लेकिन रंजन जी, हम देखते हैं कई बार भारी नाम सर्वे पर भी भारी पड़ जाते हैं। जी नहीं, अंदरूनी पॉलिटिक्स होती है, वो तो लॉबी आप जानते हैं किस तरह से होता है, कैसे लॉबी काम करती है, कैसे नेताओं को, वर्कर को पीसीसी या बीजेपी कार्यालय में बुलाया जाता है, नारे लगवाए जाते हैं। लेकिन वो बाहरी आवरण है। अल्टीमेटली तो जो ग्राउंड पल्स है, जो ग्राउंड का जो फील है, वो तो ग्राउंड से ही मिलता है। और जो आपकी सर्वे, वो जो सर्वे सामने नहीं दिखता, पार्टी कहीं दूसरे से करवाती है, थर्ड एजेंसी करती है, पार्टी वर्कर जाते हैं, उनका भी नहीं माना जाता है। कई तरह सर्वे आते हैं, कई तरह के फीडबैक आते हैं, कई लेयर में होता है, तब जा कैंडिडेट निकलता है। तो खिलावन जी, कैंडिडेट तो सर्वे कई तरह के फीडबैक के बाद निकलता है, तो क्या कमी लग रही है आपको कि कांग्रेस में कोई फीडबैक या सर्वे पर भरोसा नहीं है, या इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की सूची जारी हो जाए तब हम नए सिरे से सर्वे कराएंगे, या उनसे आदित लोगों को टिकट दे देंगे? फिर सर्वे का क्या मतलब हुआ? यदि सर्वे आपने करा लिया है, 66 सीटों पे आपके एक बड़े नेता ने बाकायदा दौरे कर लिए हैं, आपने सर्वे करा लिए हैं, तो फिर उम्मीदवारों की घोषणा में देरी क्यों? किस बात का डर है? कई तरह के फीडबैक लेने के बाद ही सर्वे का कार्य किया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि जो सर्वे में जो रिजल्ट आया है उस पर ही परिणाम सामने आया, उसी के अनुसार ही अनुरूपी परिणाम सामने आया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार सर्वे फेल हो जाते हैं और सारी जो है जो फीडबैक लिया गया था सारे के सारे धरे रह जाते हैं। तो ऐसी दशा में, लेकिन सर्वे एक बेस्ट आदमी का चयन करने में तो मददगार साबित होता है ना, कि ये सबसे उपयुक्त है, सबसे ठीक है, सबसे सटीक है। कई बार दमदार प्रत्याशी होते हैं, वो सर्वे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसा कई बार देखा गया है। इससे स्पष्ट है कि सर्वे जो आती है सामने, उसी के आधार पर रिजल्ट सामने आया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कमलनाथ के सर्वे का कोई औचित्य नहीं है? मतलब यदि भारी नेता आ जाएगा बीजेपी से, बड़े नाम आ जाएंगे, पूर्व विधायक है, तो वो सर्वे में तो आया नहीं होगा कांग्रेस के सर्वे में तो ये रहा होगा ना कि ये पार्टी के इतने दावेदारों में से ये बेस्ट है, तो फिर सर्वे का कोई मतलब नहीं है। देखिए, सर्वे में ये स्पष्ट नहीं होता कि कौन प्रत्याशी विरोधी खड़े रहेंगे। यदि सर्वे विरोधी प्रत्याशी खड़े होने के आधार पर ही किया जाता तो बहुत सटीक रिजल्ट सामने आ सकता था। लेकिन अनिश्चितता रहती है कि कौन प्रत्याशी खड़ा होगा सामने वाली पार्टी से, विरोधी पार्टी से, जो निकटतम प्रतिद्वंदी होंगे वो कौन होंगे, ये तय नहीं होता। और ये तय हो जाने के बाद यदि सर्वे किया जाए तो रिजल्ट जो है बहुत सटीक बैठ सकती है। ऐसे में सर्वे का रिजल्ट, सर्वे के अनुसार परिणाम सामने आए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो मतलब रंजन जी, बीजेपी एक कदम और आगे चल गई। 230 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने विधायक भेजे, वो विधायक विरोधियों के भी सर्वे कर रहे हैं।
नहीं, ठीक बात है। ये मैंने कहा बीजेपी की कार्यशैली है और पिछले कुछ 8-10 सालों में जैसे उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, हर समय चुनाव के मोड में रहते हैं। और जैसे जो सर्वे की बात हो रही है, हमने कहा एक सर्वे नहीं होता है बीजेपी बिल्कुल। का, कई लेयर में नेताओं के पर्सनल सर्वे भी होता है, स्टेट पार्टी अलग करती है, और पिछले को इन्होंने उसको और जिसकी संस्थागत बना सरकार दिया। होती है उसके लिए इंटेलिजेंस भी सर्वे करती है, फिर बिल्कुल केंद्रीय सही आला कमान सर्वे कराता है अलग अलग स्तर पर। तो कई कई स्तर पे होता है, ऐसा एक स्तर पे नहीं, कई स्तर पे होने लगा है। और इसलिए वो बहुत साइंटिफिक तरीके से होता है। भाई देखिए, जैसे मान ली हमें टिकट चाहिए, हमने 10 लोग इकट्ठा किया, दे दिया, वो सर्वे नहीं है। सर्वे तो है जो साइंटिफिक तरीके से किया जाए, और काफी रेप्यूटेड लोग करते हैं। वो पता भी नहीं चलता हमको आपको कौन कहाँ पे गया, किससे मिला, क्या हुआ। पब्लिक जो कैंडिडेट उसकी इमेज देखी जाती है, पार्टी के जो वर्कर हैं, दमदार कौन सा है, किसकी इमेज अच्छी है, और जनता क्या सोचती है, मुद्दे कौन से, बहुत सारे चीजें होते हैं। कैंडिडेट के मुद्दे भी उसी में रहते हैं। तो ये अलग बात है कि चुनाव होते होते कोई नए मुद्दे आ जाए, कोई नई तरह चीज आ जाए, तो अलग बात है, फिर वो पलट सकता है। लेकिन फिलहाल तो है कि सर्वे बीजेपी में का बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। इसलिए सफलता का अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में, जो भाजपा का सफलता का प्रतिशत है बहुत आगे बढ़ा है। मुद्दे अपनी जगह पे हैं, लीडरशिप अपनी जगह पे है, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ना सीख लिया है। मतलब कह सकते हैं नकल करके आप पास हो सकते हैं, लेकिन मेरिट में नहीं आ सकते। और कांग्रेस को कम से कम नकल करने के साथ साथ आगे निकलने के लिए मेहनत करना होगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी चुनावी तैयारियों में, चुनावी रणनीति में और यहाँ तक कि उम्मीदवार घोषित करने में भी बाजी मार चुकी है। अब उसकी बाजी को कैसे पलटेगी, जो दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया, निश्चित तौर पर उसकी रणनीति से आगे की रणनीति बनाना होगी, उससे मेहनत से ज़्यादा मेहनत करना होगी। और यदि वो चुनावी तैयारियों में आगे निकलती जा रही है तो हो सकता है वो बाजी भी मार ले जाए। तो आपको उसको पटकनी देने के लिए उससे तेज चलना होगा, तब कहीं जाकर आप जीत सकेंगे। ये कांग्रेस के लिए एक सुझाव भी हो सकता है और उम्मीद है कांग्रेस इस पर विचार भी कर रही हो। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।